Hello students, how are you? I hope you are doing well. तो सर्कुलर परमुटेशंस में लास्ट डे जो हम लोगों ने पढ़ाई की थी, मैंने बताया था, उसे अगर समझ गए तो अगला जो सेशन है, मतलब आज का जो सेशन है वो कॉम्बिनेशंस का है। सबसे पहले एक बात बता दूं, लास्ट जो सर्कुलर परमुटेशंस का सेशन था उसमें जो कंटेंट्स थे या कॉन्सेप्ट्स थे, वो कॉन्सेप्ट्स तो पूरा कर लिया था हमने। लेकिन बाद में जब मैं कुमार मैथमेटिक्स के बारे में या निर्भीक 2.0 जो हमारा बैच है ऐप पे, उसके बारे में बता रहा था, तो उस समय साउंड चला गया और उसका रीज़न था कि मैं देख नहीं पाया और जो इसका बैटरी है ऑलरेडी लो हो चुका था, तो इसलिए इग्नोर करना उसे। लेकिन जो कंटेंट मैटर है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका था, तो उसे देखने की ज़रूरत है ना। चलो गाइज, आज का जो टॉपिक है कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस को समझ लिया तो उसके बाद जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, हम सबको देख लेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन से। और कॉम्बिनेशन से क्या ही शुरुआत करेंगे, हमें पता तो है ही कॉम्बिनेशंस क्या है ना। शुरुआत में ही मैंने समझा दिया था व्हाट वाज कॉम्बिनेशन, है ना। तो अब चीज़ों को समझो, थोड़ा सा ढंग से अगर समझा जाए तो मज़ा ही आएगा इसको करने में, है ना। एक सेकेंड मुझे देना बेटा। ठीक है, अभी पूरी तरह से चार्ज नहीं है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस में जैसे मान लो अगर हमें कॉम्बिनेशन को यूज़ करना पड़ता है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। पहली चीज़ कि कोई भी कॉम्बिनेशन करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब सिंपल सिंपल सा एक तुम लोगों को समझाता हूँ। लॉजिक यही है, मान लो एक टोकरी है या एक बास्केट है, उस बास्केट में 10 एप्पल्स हैं, ठीक है। ये है बास्केट, ये दिस इज बास्केट, इसमें 10 एप्पल्स हैं। तो कोई भी तुम्हें बोलेगा इन 10 एप्पल्स में 3 एप्पल्स का सिलेक्शन करो, ठीक है। टेक एनी 3 एप्पल्स आउट ऑफ 10, हाँ गिवन एप्पल्स, तो कितने वेज में करोगे, तो ये 10 एप्पल्स में कोई भी 3 एप्पल का सिलेक्शन होगा 10c3 वेज में, यही करते हो ना तुम, 10c3 वेज। तो यहां लिखते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड देन 3 फैक्टोरियल। मतलब तुम्हें फॉर्मूला याद है कि एनसीआर में हम लोग किया करते थे n फैक्टोरियल अपॉन n सी आर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ऐसा कुछ करते थे। तो 10 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, और 10 factorial is already given, so 10 minus 3 is 7 factorial and here it is already 3 factorial। तो this 10 factorial को अगर हम लिखना चाहे बच्चे, तो can we write this as 7 factorial into 8 into 9 into 10 and then it is 7 factorial into 3 factorial को लिखोगे 3 into 2 into 1, 7 factorial cancel, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 into 10 that is 120, 120 ways। तो मतलब if there is a basket, in this basket we are given how many, 10 apples, so if we want to select 3 apples out of 10, then we can do it in 10c3 ways, है ना। ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल था, 10c3 ways। चलो अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, बड़ा सेट का एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे सिलेक्शंस करने की बात आती है। थोड़ा ध्यान से समझना, सिलेक्शंस करने की बात आती है, कैसे कैसे सिलेक्शंस हो सकता है। एक बात बताओ, हमें ऑलरेडी एक फुटबॉल टीम बनाना है, सुनना मेरी बात को, एक फुटबॉल टीम बनाना है, सॉकर टीम बनाना है ना। और उस सॉकर टीम में प्लेयर्स अवेलेबल है, मतलब कम से कम 8 प्लेयर तो हो गया, 3 प्लेयर्स की और जरूरत है ना, 3 प्लेयर्स की और जरूरत है। तो मैं ये जो टीम बनाऊंगा ना, ये टीम 3 प्लेयर्स की मुझे जरूरत है, तो अब मुझे 3 प्लेयर्स कैसे चाहिए होंगे, उस चीज को मैं थोड़ा सा समझूंगा कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो कि मेरे पास 2 अलग अलग क्लब्स हैं, ठीक है। कोई टीम बना रहा हूं, 8 प्लेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, हमें 3 और प्लेयर्स की जरूरत है, और उन 3 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, उसके लिए मेरे पास 2 अलग से क्लब्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक है
मैनचेस्टर यूनाइटेड, या छोड़ो मैनचेस्टर यूनाइटेड वगैरह छोड़ो, मानो कि एक है क्लब एक्स, ठीक है, एक है क्लब एक्स, सेकेंड वन इज क्लब वाई, ठीक है। अच्छा, क्लब एक्स में 3 प्लेयर्स हैं, क्लब एक्स हैज 3 प्लेयर्स, द नेम ऑफ फर्स्ट प्लेयर इज ए, सेकेंड प्लेयर बी, थर्ड प्लेयर सी। और क्लब वाई में नेम ऑफ फर्स्ट प्लेयर इज पी, नेम ऑफ सेकेंड प्लेयर इज क्यू, नेम ऑफ थर्ड प्लेयर इज आर। समझना मेरी बात बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। वी आर ऑलरेडी गिवन 8 प्लेयर्स, 8 प्लेयर तो मेरे पास है ही ना, मुझे 3 प्लेयर का सिलेक्शन करना है। तो अगर मुझे 3 प्लेयर का सिलेक्शन करना है तो ये सिलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वी हैव टू सेलेक्ट 3 प्लेयर्स, हाँ, तो ये जो 3 प्लेयर्स का सिलेक्शन होगा, आइदर ऑल द 3 प्लेयर्स has to be selected from club X or all the 3 players has to be selected from club Y, ठीक है। एक और चीज तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर तीनों के तीनों प्लेयर आइदर वाला केस आएगा, तीनों के तीनों प्लेयर या तो क्लब X से सेलेक्ट करेंगे या क्लब Y से सेलेक्ट करेंगे, तो क्लब X में कितने प्लेयर्स हैं? 3 प्लेयर्स, तो तीनों के तीनों का सिलेक्शन करोगे, ठीक है, तो एक ही तरीके से सिलेक्शन होगा क्योंकि तुम एक ही बार में तीनों को उठाओगे ए बी सी, क्योंकि तुम एक्स से ले रहे हो, ठीक है। और एक अगर मान लो तुम एक्स से नहीं ले रहे हो एंड नाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट फ्रॉम वाई, तो वाई में तीनों पी क्यू आर का सिलेक्शन एक ही बार में करोगे एक तरीके से, तो या तो यहां से सिलेक्ट करोगे या तो यहां से सिलेक्ट करोगे। मेरी बात को समझना बेटा, ठीक है, तुम्हें अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। अच्छा, इसको भी और भी बेहतरीन तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूं, वो ज्यादा अच्छा आसान रहेगा समझना। जैसे ये 8 प्लेयर छोड़ दो, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारी टीम में, फुटबॉल टीम में ऑलरेडी 9 प्लेयर्स हैं। तुम सुनना मेरी बात को अच्छे से सुनना, हमारी फुटबॉल टीम में ऑलरेडी 9 प्लेयर्स हैं एंड हमें 2 और प्लेयर्स की जरूरत है, 2 मोर प्लेयर्स, ठीक है, 2 मोर प्लेयर्स, वी नीड 2 मोर प्लेयर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी नीड 2 मोर प्लेयर्स। मैंने क्या किया, 2 क्लब्स को एक लेटर लिखा, 2 क्लब्स को एक लेटर लिखा कि आप अपने 3 प्लेयर्स का नाम दीजिए। मैंने क्लब एक्स को कहा कि आप अपने 3 प्लेयर्स का नाम दीजिए, मैं 3 प्लेयर्स में से एक प्लेयर सेलेक्ट करूंगा। 2 सिचुएशन बना रहा हूं मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यहां पे 2 सिचुएशंस बनाऊंगा, आइदर फ्रॉम एक्स और फ्रॉम वाई का सिचुएशन, ठीक है, या फिर 1 फ्रॉम एक्स एंड 1 फ्रॉम वाई का सिचुएशन। दोनों सिचुएशन को समझना बेटा, बहुत 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 जरूरी बात मैं समझा रहा हूं। मुझे सेलेक्ट तो 2 ही करना है, 9 प्लेयर्स तो मेरे पास है ही ना। तो अब मैंने क्लब एक्स को एक चिट्ठी लिखा कि आप अपने 3 प्लेयर्स का नाम दीजिए मुझे उनमें से मैं सिलेक्शन करूंगा, चाहे मैं उनमें से एक प्लेयर का सिलेक्शन करूं या फिर मैं उनमें से 2 प्लेयर्स का सिलेक्शन करूं, मतलब दोनों प्लेयर्स का। और उसी वक्त मैंने एक चिट्ठी और लिखा, आई हैव गिवन अ लेटर टू क्लब वाई ऑल्सो, क्लब वाई को भी कहा जस्ट गिव मी नेम्स ऑफ योर 3 प्लेयर्स, आइदर आई विल सेलेक्ट 1 फ्रॉम दैट और both the players from your club। सुनना मेरी बात को, मैंने उन्हें बोला कि मैं या तो आपके क्लब से एक प्लेयर उठाऊंगा या दोनों आप ही के क्लब से उठाऊंगा। सिचुएशन समझना, फ्रॉम these 2 different clubs, since we require 2 more players, there are 2 situations। in first situation, 2 players to be selected, ऐसे लिख देता हूं,
two players to be selected first situation, each from one club, one from each club, my mistake, one from each club. This is one question, ठीक है. Second, both from same club. अब समझना मेरी बात बेटा, बहुत मजा आने वाला है अब तुमको. इस चीज को समझने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं एक काम करता हूं ना, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, वन फ्रॉम ईच क्लब, ये एक क्वेश्चन, और जस्ट इसके नीचे सेकंड वाला में है बोथ फ्रॉम सेम क्लब. अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं तुम्हें. अब सिचुएशन को समझना. मेरे पास 9 प्लेयर्स पहले से थे, मुझे 2 फुटबॉल प्लेयर्स की और जरूरत थी. मैंने एक्स क्लब को एक चिट्ठी लिखा कि आप अपने 3 प्लेयर्स का नाम दीजिए मुझे, और वाई क्लब को भी एक चिट्ठी लिखा कि आप मुझे 3 प्लेयर्स के नाम दीजिए. ठीक है, 2 सिचुएशन हो सकते हैं, या तो उन 3 प्लेयर में से आपके एक्स क्लब के एक प्लेयर को मैं चुनूंगा और दूसरे वाई क्लब के एक प्लेयर को चुनूंगा, तो मुझे एक और एक मिलके 2 प्लेयर्स हो जाएंगे. या तो ये सिचुएशन बनेगा, या तो मैंने उन्हें यह भी कहा कि आप 3 प्लेयर्स का नाम दो, बट हो सकता है कि दोनों प्लेयर्स मैं आपके क्लब से चूज कर लूं, या फिर हो सकता है कि दोनों में से कोई भी प्लेयर आपके क्लब से चूज ना करूं. कहने का मतलब उनको ऑलरेडी कंडीशन मैंने समझा दिया कि आप नाम मुझे दो, मेरा मन होगा तो मैं एक प्लेयर आपका चूज करूंगा यहां से और एक प्लेयर यहां से दूसरे क्लब से, तो मुझे तो 2 मिल जाएंगे. या तो हो सकता है आप ही के दोनों प्लेयर्स को मैं चूज कर लूंगा, ठीक है, और मैं दूसरे वाले क्लब का चूज नहीं करूंगा. या तो ऐसा हो सकता है कि मैं दूसरे वाले क्लब का दोनों प्लेयर चूज कर लूंगा, मैं आपके क्लब से चूज नहीं करूंगा. मतलब किसी एक क्लब को बोल रहा हूं कि आपसे पूरा दोनों कर सकता हूं, दूसरे से बिल्कुल नहीं, या फिर आपसे भी नहीं करूंगा, दूसरे से दोनों कर लूंगा. ठीक है, ये दोनों कंडीशंस मैंने कर दिया. तो यहां पे 2 चीजें हैं, ये एंड और आइदर का केस आया. कैसे एंड और आइदर का केस आया? वन फ्रॉम ईच क्लब का मतलब हुआ वन फ्रॉम क्लब एक्स एंड वन फ्रॉम क्लब वाई. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट सिचुएशन में वन फ्रॉम क्लब एक्स एंड वन फ्रॉम क्लब वाई. हाँ, वन फ्रॉम क्लब एक्स एंड देखो ये वर्ड, इस पे फोकस करो, एंड वन फ्रॉम क्लब वाई. यही हुआ ना एंड. और दूसरे वाले में आइदर बोथ फ्रॉम क्लब एक्स और बोथ फ्रॉम क्लब वाई. समझ गए मेरी बात को? क्लब वाई. अब तुमको ये चीज समझना पड़ेगा बेटा कि जब यहां पे एंड आया, 2 वर्ड्स पे फोकस करो, यहां पे एंड आया मतलब मुझे एक प्लेयर तो यहां से चाहिए ही क्लब एक्स से. ठीक है, क्लब एक्स से एक और क्लब वाई से दूसरा, तभी 2 प्लेयर्स होगा. तो एंड आ गया. और आइदर वाले केस में कि मैं क्लब एक्स से ही दोनों उठा लूंगा, मुझे क्लब वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आइदर एक्स से मैं दोनों उठा लूं या फिर मैं वाई से दोनों उठा लूं. अब सिचुएशंस क्या बनता है? ये केस बना जब एंड आता है तो मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि मान लो कि पहले इस सिचुएशन को समझो, इस सिचुएशन को मान लो, सपोज मैं ए को चूज कर रहा हूं क्लब एक्स से, तो अगर मैं ए को चूज करूंगा तो हो सकता है
ए के साथ मैं पी को सेलेक्ट करूं, ए और पी, या तो हो सकता है ए के साथ मैं क्यू को सेलेक्ट करूं, या तो हो सकता है ए के साथ मैं आर को सेलेक्ट करूं। तो मैं ए के साथ तीन में से कोई करूंगा, तीन तरीके हो गए जो शुरुआत में मैंने बताया था। लेकिन अगर मान लो मैं ए को नहीं सेलेक्ट करता हूं, अगर मैं करता हूं यहां पे बी को, तो वही चीज हो गया, या तो मैं बी को सेलेक्ट करूंगा पी के साथ, या तो मैं बी को करूंगा सेलेक्ट क्यू के साथ, या तो मैं बी को करूंगा सेलेक्ट आर के साथ। फिर से तीन हो गए। जब मैंने ए को सेलेक्ट किया तो पी क्यू आर तीन तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। जब मैंने बी से को किया तो पी क्यू आर तीन तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। और अगर मान लो मैं ए और बी में से किसी को सेलेक्ट नहीं करता हूं, मैं इधर से क्लब एक्स से सी को सेलेक्ट करता हूं, क्लब एक्स से सी को सेलेक्ट करूंगा, तो सी के साथ मैं पी को कर सकता हूं सेलेक्ट, या तो सी के साथ मैं क्यू को कर सकता हूं सेलेक्ट, या तो सी के साथ मैं आर को कर सकता हूं सेलेक्ट। तो 3 + 3 + 3 टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। इसका मतलब 9 तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, एक एक प्लेयर दोनों क्लब से, और मैं बना सकता हूं दो प्लेयर्स, मैं निकाल सकता हूं दो प्लेयर्स जो कि यहां पे टीम में खेलेंगे। ठीक, तो इसको इन शॉर्टकट में अगर मैं बोलूंगा तो यहां पे जो तरीका होगा, है ना, 3 तरीका होगा एक्स से प्लेयर को चूज करने का, और 3 तरीका होगा y से प्लेयर को चूज करने का। तो 3 और 3 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 9 तरीके होंगे कि नहीं होंगे? 9 वेज होंगे ना करने के। तो ये मल्टीप्लाई क्यों आया, ये बात बाद में चल के बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मल्टीप्लाई क्यों आया। ठीक है, मैं यहां पे 3 × 3 ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा नहीं, मैं बस समझाने के लिए तुम्हें ये बता रहा था। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये मल्टीप्लाई क्यों आया। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि मल्टीप्लाई क्यों आया। मल्टीप्लाई क्यों आया? क्योंकि एंड का केस है, एंड। और एंड में मैंने समझाया था कि अगर आप आगे जब चैप्टर्स पढ़ते हो ना प्रोबेबिलिटी वगैरह, तो प्रोबेबिलिटी वगैरह में परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो वहां पे इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि एंड का केस क्या था कि अब तुमको यहां सेलेक्ट करना था 3 में से कोई एक प्लेयर। ठीक है, क्लब एक्स से एक प्लेयर चाहिए ना, तुम्हारे पास क्लब एक्स में कितने प्लेयर्स हैं? क्लब एक्स में कितने प्लेयर्स हैं? 3 तुम्हें सेलेक्ट करना है एक, कितने तरीके से करोगे? 3C1, मतलब 3 में से किसी एक का सिलेक्शन करोगे तो 3C1 तरीके से ही करोगे, लेकिन स्टिल यू हैव सेलेक्टेड ओनली वन, मतलब तुमने किया एक ही का अभी तक सिलेक्शन, तुम्हें तो एक और चाहिए ना। तो ये एक जो है आप इस क्लब से सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो जब आप इस क्लब से सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, नाउ यू नीड अनदर फ्रॉम वन मोर फ्रॉम द डिफरेंट क्लब। तो यहां पे क्या आया? 1 फ्रॉम क्लब एक्स एंड, और जब एंड आता है तो मल्टीप्लाई 1 फ्रॉम क्लब वाई। क्लब वाई में भी 3 प्लेयर्स अगर हैं, तो अगर 4 होता तो 4C1 लिखता मैं, लेकिन यहां पे 3 ही है तो 3C1। तो मल्टीप्लाई जब किया, इसका मतलब क्लब एक्स से तुम करोगे तो 3C1 वेज, और क्लब वाई से करोगे तो 3C1 वेज। तुम सॉल्व करोगे तो ये 3 × 3 9 ही आएगा। 3C1 का मतलब होता है 3। ये तुमको समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई क्यों किया। तो मल्टीप्लाई मात्र इसलिए किया हमने क्योंकि हम एक सिलेक्शन कर रहे हैं एक्स क्लब से, और दूसरा प्लेयर का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये एक कोई भी हो सकता है ए बी सी में से, और दूसरा जो सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग वाई क्लब से कर रहे हैं, ये भी पी क्यू आर में से कोई हो सकता है। ठीक है, लेकिन तरीका क्या होगा? 1 फ्रॉम दिस एंड 1 फ्रॉम दिस, दैट्स वाई 3C1 कि 3 प्लेयर में से किसी एक का सिलेक्शन 3C1 वेज में, और यहां 3 प्लेयर में से किसी एक का सिलेक्शन 3C1 वेज में मल्टीप्लाई किया एंड यू हैव गॉट योर आंसर, राइट। ये एंड वाला केस था। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर एंड वाला केस ना हो, ठीक है, एंड वाला केस ना हो और वाला केस हो, तो एंड वाला केस ना होके अगर और वाला केस होगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जरा देखो, मुझे बोला गया है आइदर बोथ फ्रॉम क्लब एक्स, ये क्लब एक्स है, या तो मैं दोनों के दोनों प्लेयर को क्लब एक्स से ही चूज कर लूं। तो क्या होता है?
अगर मैंने दोनों प्लेयर्स को क्लब एक्स से चूज कर लिया तो क्लब एक्स में कितने प्लेयर्स हैं? तो क्लब एक्स में तो 3 प्लेयर्स हैं, और 3 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स का सिलेक्शन अगर करूंगा तो कितने वेज में होंगे? तो 3C2 वेज में होंगे। तो 3C2 वेज में मैंने क्लब एक्स से सेलेक्ट कर लिया, मुझे 2 प्लेयर्स चाहिए थे, मैंने 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया। किससे? क्लब एक्स से। तो क्लब एक्स से मैं 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा तो 3C2 वेज में करूंगा, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी ही है कि मैं ये दोनों प्लेयर को क्लब एक्स से ही सिलेक्ट करूं, है ना। हो सकता है मैं क्लब एक्स से कोई सेलेक्ट ना करूं, मैं क्लब वाई से दोनों के दोनों प्लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं क्लब वाई से दोनों प्लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा तो क्लब वाई में भी मेरे पास 3 प्लेयर्स हैं, तो यहां पे 3C2 वेज में मैं करूंगा। मुझे 2 ही प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। अगर मैं यहां मल्टीप्लाई दे देता हूं तो 2 प्लेयर्स मैंने क्लब एक्स से ले लिया, 2 प्लेयर्स मैंने क्लब वाई से, तो मुझे 4 प्लेयर्स हो गए ना बच्चे, ये एंड हो गया। इसीलिए हम मुझे तो 2 ही प्लेयर्स करना था ना सिलेक्ट। तो मैं अगर आइदर फ्रॉम दिस क्लब, अगर मैं एक्स क्लब से 2 सेलेक्ट करता हूं तो 3C2, तब मैं वाई क्लब से नहीं करूंगा सेलेक्ट, तो एक्स क्लब से 3C2 वेज में करूंगा। लेकिन अगर मैं एक्स क्लब से ना करके वाई क्लब से करता हूं तो मैं 3C2 वेज में कर सकता हूं। तो या तो मैं इधर से करता हूं तो 3C2 वेज, या तो मैं इधर से करता हूं तो 3C2 वेज। तो ऐसे कंडीशन में आइदर दिस और दैट वाले में प्लस का साइन होगा, मतलब इतने तरीके से मैं करूं तो एक्स क्लब से सेलेक्ट कर सकता हूं 2 प्लेयर्स को, या प्लस का साइन डाला तो इतने तरीके से करूं तो वाई क्लब से सेलेक्ट कर सकता हूं 2 प्लेयर्स को। तो ऐसे कंडीशन में जहां आइदर आइदर बोथ फ्रॉम क्लब एक्स आया और बोथ फ्रॉम क्लब वाई आया, इन दैट सिचुएशन 3C2 plus 3C2 will give you the total number of selections of 2 players either from club X or from club Y, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद कितना हो गया? 3C2 होता है 3 + 3 दैट इज 6 वेज, ठीक है बेटा, 6 वेज। मुझे लगता है तुम समझ गए होगे। अच्छा, ये सब सॉल्व करने की मैं ये सब बाद में बताऊंगा, प्रॉपर्टी से तुमको समझ में आ जाएगा। 3C2 होता है ना, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करोगे ना बच्चे तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 आ जाएगा, 1 तो ऐसे ही रह जाएगा 2 फैक्टोरियल, देखो 3 आ गया। अब अगर 3C1 की वैल्यू 3 होती है ना तो 3C2 भी 3 ही होगा। इसका रीजन है कि जो NCR होता है वही होता है इक्वल टू NCN-R। हम आगे में इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अगर तुम एंड वाले केस में हो तो क्या करोगे और वाले केस में हो तो क्या करोगे। इस तरह से कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं आइदर वाले केस में, ठीक है। चलो, अब एक तरह का क्वेश्चन तुम बार बार देखते होगे कि कभी जब कमेटी बनानी होती है, ठीक है, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, एक सेकेंड, चार्ज हो गया क्या? हाँ हो गया, रहने देते हैं यार। अब जैसे एक कमेटी बनानी होती है तो मैं मान लो एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, लाइक देयर आर, मान लो देयर आर 4 men, there are 4 men and 4 women, ठीक है। a committee of 4 persons, a committee of 4 persons to be formed in how many ways? In how many ways can we form that? Can we form that committee in which मैं यहां पे 2 क्वेश्चंस लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1,
in which exactly two women are there, two women are there, exactly two women are there, ठीक है। और सेकंड, at least two women are there। क्वेश्चन अगर तुम समझ गए ना बच्चे, तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बस तुमको ये समझाना चाहता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, 4 मैन मतलब 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, एक कमिटी बनाना है 4 पर्सन्स का, 4 लोगों की एक कमिटी तैयार करनी है। तो 4 लोगों की कमिटी कैसे तैयार करनी है समझना पड़ेगा तुमको। 4 लोगों की कमिटी कैसे तैयार करनी है, अ कमिटी ऑफ 4 पर्सन्स टू बी फॉर्म्ड। कैसे, 2 क्वेश्चन है इस पे। 4 लोगों की कमिटी तुम्हें ऐसे तैयार करनी है कि पहले सवाल में, कि उस कमिटी में पहला सवाल है कि एग्जैक्टली 2 वुमेन हो, मतलब 2 वुमेन एग्जैक्टली हो, मतलब 2 वुमेन होना है, उससे ना कम हो सकती है ना ज्यादा। और दूसरा है एटलीस्ट 2 वुमेन हो, मतलब 2 वुमेन से कम नहीं हो सकती है, 2 से ज्यादा हो सकता है, माने 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती है, चारों के चारों वुमेन हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकती है। 2 क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं पहले क्वेश्चंस को करूं, फॉर्म करूं, तो चूंकि तुम इससे पहले क्वेश्चंस कर चुके हो, सॉल्व कर चुके हो, तो पहले का सॉल्यूशन अगर मैं देखूं बच्चे, ठीक है, तो पहले का सॉल्यूशन क्या कहता है कि एग्जैक्टली 2 वुमेन चाहिए तुम्हें, और कमिटी कितने लोगों का बनाना है, 4 पर्सन्स का। तो 4 पर्सन्स का कमिटी में एग्जैक्टली 2 वुमेन, तो जब तुम 2 वुमेन को सेलेक्ट कर लोगे, तो 2 वुमेन ऑलरेडी सेलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 4 वुमेन, नाउ 2 persons still needed here, then 2 women already selected and 2 more persons to be selected from the group of 4 men now। ये क्या केस आया, एंड, क्योंकि तुमने 2 वुमेन को ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया, तो एंड बचा हुआ है ना, मैन तो बचा हुआ है ना अब। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं देखता हूं, एक 2 वुमेन का तुम सिलेक्शन करोगे, तो 4 वुमेन के ग्रुप में से ही करोगे ना। तो 4 वुमेन के ग्रुप में से, 4 वुमेन के ग्रुप में से 2 वुमेन का सिलेक्शन कैसे होगा, 4C2 वेज में होगा, 4C2 वेज में। और इस 4C2 वेज में, ये जो 4C2 है, तुमने अभी तक 2 पर्सन्स को ही सेलेक्ट किया है, जबकि कमिटी में 4 पर्सन की जरूरत है, और 2 वुमेन से ज्यादा नहीं कर सकते हो, 2 वुमेन से कम नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब अब वुमेन का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, अब मैन का सिलेक्शन करेंगे, और 2 ही पर्सन अब बचे हुए हैं। तो उन 2 पर्सन का जो सिलेक्शन होगा मैन के ग्रुप में से होगा, और मैन के ग्रुप में कितने पर्सन हैं, 4 पर्सन हैं। तो 4 पर्सन में से फिर से 2 पर्सन का सिलेक्शन कितने वेज में करोगे, 4C2 वेज में करोगे। अब यहां पे प्लस की मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियसली यहां पे मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि तुमको 4 पर्सन्स की कमिटी तैयार करनी है, तो 2 तुमने यहां से किया एंड 2 तुमने यहां से किया और 2 यहां से किया, इसीलिए मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं था कि 4 यहां से कर लिया, आइदर मैन से 4 कर लिया और वुमेन से 4 कर लिया, तब तो प्लस होता, ठीक है, आइदर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मैन और फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वुमेन, तब तो प्लस हो जाता। लेकिन यहां पे आइदर वाला केस तो नहीं है, एंड कि आपको 2 वुमेन दिया का सिलेक्शन आपने पहले किया, बाकी जो बचा हुआ था वो 2 मैन था, जो कि मैन के ग्रुप में से सिलेक्ट हुआ। सॉल्व करना है तो 4C2 मतलब सिलेक्शन, एक ये सब चीज आदत हो जानी चाहिए सॉल्व करने की। 4C2 का अगली बार से तुम्हें करना क्या पता है, 4C2 है ना लिखा हुआ, तो इसका मतलब तुमको लिखना होता है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ध्यान से सुनना बच्चे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को लिखोगे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1, ये कट गया, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 6 आ गया, हाँ 6 आ गया, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में तुमको ये वाला 6 मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 इंटू 6 कितने वेज में किया, 36 वेज में, ठीक है बच्चे, 36 वेज। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, एटलीस्ट 2 वुमेन। तो बेटा एटलीस्ट 2 वुमेन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2 वुमेन का मतलब, एटलीस्ट 2 वुमेन का मतलब होता है कि 2 वुमेन तो होनी ही चाहिए। हो सकता है 2 वुमेन अगर तुमने लिया
तो बाकी 2 मैन को लेकर 4 लोगों की कमेटी बनाना पड़ेगा। नहीं तो 2 वुमेन से तुम ज्यादा भी ले सकते हो, तुम 3 वुमेन ले सकते हो। और अगर तुम 3 वुमेन को लोगे तो बाकी जो एक बचा हुआ है वो मैन से लेना पड़ेगा तुमको। अगर तुम 4 वुमेन लोगे तो चारों के चारों वुमेन लोगे तो मैन से कोई बचेगा ही नहीं। तो यहां पे 3 अलग अलग केसेस बनेंगे। पहला केस, आइदर आइदर यू आर टेकिंग 4 वुमेन, sorry, either you are taking 2 women from the group of 4 women and then rest 2 persons are taken from the group of 4 men. ये एक केस बना। either, or you are taking 3 women, or you are taking 3 women from the group of 4 women, from the group of 4 women, and one person left, and then that one person is taken from group of 4 मैन। देखो 2 और 2 मिलके 4 पर्सन हो गया, 3 और 1 मिलके 4 हो गए, मतलब 4 पर्सन की कमिटी बन गई। अब तीसरा कौन सा होगा, आइदर दिस वे और दिस वे, और all 4 persons can be selected from the group of 4 women। 4 के 4 women हो सकती है क्योंकि एटलीस्ट 2 women है, ऊपर कितना भी चले जाओगे 2 से कम मत हो जाओ। तो और 4 from the set group of 4 women, all 4 women to be selected for this committee, then 4C 4 ways, this or this or this, so add all of this, when you add na you will be getting your answer। और ये 4C4 का सीधा सा मतलब है एक ही बार में चारों का सिलेक्शन। तो 4C4 होता है 1, NCN होता है 1, ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है। NCN इज N, तो 4C2 NCN इज 1, 4C2 तो ये तो ऑलरेडी कर ही चुके हो 36, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा 4C3, 4C1 का जो वैल्यू होगा ना बच्चे वही 4C3 का वैल्यू होगा। मैंने बताया था ना, प्रॉपर्टी बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। 4C1 क्या होगा, देखो 4 - 1 होता है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल सबसे बड़ा नंबर है जो नीचे आएगा, तो उससे जस्ट ऊपर का नंबर को तुमको यहां लिखना होगा 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1। समझ रहे हो मेरी बात को, डिवाइडेड बाय 1 मतलब ये हो जाएगा 4C3 की वैल्यू भी 4 ही होगी और 4C1 की भी वैल्यू 4 ही होगी। मतलब ये ऐसे होता है कि यहां पे तुम्हें मैं थोड़ा सा समझाता हूं। जब NCR फॉर्मूला लिखोगे ना तो NCR की वही वैल्यू होती है जो NC N-R की होती है। मतलब अगर मैं यहां पे 4C3 लिख रहा हूं तो 4C3 की वैल्यू 4C 4 - 3 के इक्वल होगा। तो यहां पे 4C3 इक्वल टू 4C1 के इक्वल होगा। तो अगर तुमने 4C3 निकाल लिया ना यहां पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये ऊपर में 4 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4, यहां पे लिखोगे 3 फैक्टोरियल इंटू 1, कैंसिल आउट हुआ कितना हुआ 4। तो अगर ये वाला 4 तो ये भी 4, क्योंकि दोनों इक्वल होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि 4 - 3 ही यहां पे 1 होता है ना। तो इसीलिए अगली बार से ये सब चीज ध्यान रखना और आराम से 4 इंटू 4 कितना बोलोगे 16 वेज, 36 वेज, 16 वेज, और फाइनली 4C4 इज 1 वे, मतलब यहां लिख दो 1 वे। जब मैं सॉल्व करूंगा तो 36 + 16 इज 52, 52 + 1 इज 53 3 वेज। तो 53 वेज में टोटल सिलेक्शंस होंगे 4 पर्सन्स के कमिटी का, जिसमें जिसमें कम से कम 2 वुमेन तो होंगी ही होंगी, ठीक है, कम से कम 2 वुमेन होंगी, है ना बच्चे। चलो थोड़ा देख लूं मैं, ये देखना पड़ेगा ना आपसे।
ये सेल बहुत ही गंदा है, मुझे लगता है सेल को ठीक कराना पड़ेगा, मतलब इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी धोखा दे सकता है ये। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ अगर तुम्हें समझ आ गया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बहुत अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, ठीक है। उसमें से एक चीज़ पहले मैं तुम्हें बता दूं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो ना कि इन अ पार्टी, अच्छा ये लॉजिकल रीजनिंग में भी पूछा जाता है। इन अ पार्टी देर आर n number of persons and all persons shake hands with each other. Total number of handshakes were counted to be certain given number. How many persons were there in the party? ये चीज समझो, ठीक है। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को ऐसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। इन अ पार्टी, ठीक है, ओहो, इन अ पार्टी इन अ पार्टी each person shakes hands with another person. Each persons shakes hands with another person and total number of persons, total number of handshakes were counted to be, total number of handshakes were counted to be 210. Find the number of persons, find the number of persons attended the party. Find the number of persons attended the party. अब देखो बच्चे, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ जाओ। मुझे लगता है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। तुमको क्वेश्चन में बताया गया है कि एक पार्टी है, ठीक है, इस पार्टी में हर एक पर्सन एक दूसरे से हैंडशेक कर रहा है। इस पार्टी में हर एक पर्सन एक दूसरे से हैंडशेक कर रहा है, ठीक है। जितने भी पर्सन इनवाइटीज हैं पार्टी में, वो एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक जो काउंट किया गया पार्टी में वो 210 था, ठीक है, 210 था। तो कितने पर्सन्स ने पार्टी को अटेंड किया, ठीक है। तो हो क्या रहा है पता है, पार्टी में जितने लोग हैं यहां पे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, है ना। तो यहां पे बोला जा रहा है कि एक पार्टी है जिसमें हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिला रहा है, और हाथ मिलाने की कुल संख्या, मतलब हस्तमिलापों की कुल संख्या 210 है। तो कितने लोगों ने, कितने व्यक्तियों ने उस पार्टी में, कितने व्यक्तियों ने उस पार्टी में अपने आप को शामिल किया और शरीक हुए, है ना। पार्टी में कितने लोग थे, इसको अगर करना हो तो एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। हमें नहीं पता कि कितने लोग थे पार्टी में, लेकिन एक बात जरूर पता है कि एक हस्तमिलाप तभी हो सकता है, वन हैंडशेक तभी हो सकता है जब दो लोग इन्वॉल्व हों। जैसे मैं हूं और मेरे सामने कोई दूसरा पर्सन है, मैं हूं और मेरे सामने कोई दूसरा पर्सन है, मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा आगे और दूसरा जो सामने वाला पर्सन है वो अपना हाथ बढ़ाएगा आगे, तो हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो वो वन हैंडशेक कहलाएगा, वो एक हस्त मिलाप कहलाएगा, एक बार हाथ मिलाना होगा। तो दो लोग, मैं और मेरे सामने वाला बंदा, मेरे सामने वाला पर्सन, दो लोग जब
एक एक हाथ अपना बढ़ाएंगे और वो मिलाएंगे तो वो वन हैंडशेक कहलाएगा। दो लोग हैंडशेक करेंगे तो एक कहलाएगा। ठीक है, तो उस पर्सन में जितने भी लोग थे सब अपना अपना हाथ बढ़ाएंगे तो कितने हैंडशेक्स होंगे, ये था क्वेश्चन। तो इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, मतलब यहां पे क्वेश्चन को, अच्छा इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये तुमको रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तो रीजनिंग में ना डायरेक्ट तुम्हारे सामने लॉजिकल रीजनिंग में जो चैप्टर्स होते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग वगैरह, उसमें तुम देखोगे क्या वहां पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला रख दिया जाएगा कि ये फॉर्मूला लगा लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला आया कहां से ये पता नहीं चलता है। और मैं तुम्हें बताऊं बच्चे, बहुत से ऐसे फॉर्मूले हैं जो हम लोग यूज करते हैं नंबर सिस्टम में, लॉजिकल रीजनिंग्स में, अलग अलग जगह पे, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग्स में, ठीक है, जिसका यूज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट से हुआ है। ठीक है, जिनको डेवलप किया गया है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट से, लेकिन हमें पता नहीं है, इसीलिए हम लोगों को दिक्कत होती है। मैं तुम्हें अभी बताता जाऊंगा, अभी तुम देखते जाना कितने सारे फॉर्मूले मैं देखते देखते तुम्हारे सामने बनाऊंगा जो लॉजिकल रीजनिंग में या मैथ्स के दूसरे फॉर्मेट में यूज होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के यूज होता है कि आते हैं टीचर, पढ़ाने वाले टीचर तुम्हारे पास आएंगे और बोलेंगे बेटा देखो लॉजिकल रीजनिंग में ये फॉर्मूला करो, एकदम फटाफट फटाफट यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, तरह धराधर आंसर। अरे भाई, और तुम बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे क्या बात है, सर ने तो गजब कहर कर दिया, मजा ही आ गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत मजा आता है बच्चों को। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं होता है। बहुत बार टीचर जो बहुत दिनों से नहीं पढ़ाते हैं या अच्छे से नहीं जानते हैं टीचर्स, उनको भी पता नहीं होता है तो वो नहीं बता पाते। तो खैर मैं टीचरों की बुराई नहीं कर सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि सभी बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। मैं ये कहता हूं जो जानते हैं वो तो डिलीवर कर देते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको वो नहीं बताते हैं, सीधा फॉर्मूला बताते हैं, तो बच्चों को भी कैसे पता चले, है ना। तो मैं वही चीज सिखा रहा हूं तुम्हें। यहां पे देखो, एक पर्सन ये रहा, ठीक है, एक पर्सन ये है, इसने हाथ अपना बढ़ाया। दूसरा पर्सन ये है, ठीक है, दूसरा पर्सन ये है, इसने हाथ अपना बढ़ाया। इन दोनों ने हाथ बढ़ाया और वन हैंडशेक हुआ। मतलब ये पर्सन एक्स था, ये पर्सन वाई था, दोनों मिले, दोनों ने अपने अपने एक हाथ को बढ़ाया, ठीक है, तो वन हैंडशेक हुआ। सो फॉर वन हैंडशेक we need two persons at a time. For one handshake we need two persons at a time. ठीक है, तो हमें तो पता ही नहीं है ना कितने पर्सन्स हैं इस पार्टी में। तो अगर हमें नहीं पता है कितने पर्सन्स हैं इस पार्टी में, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि देयर आर n पर्सन्स इन द पार्टी। यहां तो दो पर्सन्स मिलकर एक हैंडशेक करते हैं, ठीक है। सो टू एट अ टाइम, सो टू पर्सन्स टेकन एट अ टाइम, टू हैंड्स टेकन एट अ टाइम टू गिव यू वन हैंडशेक। इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत ही बेकार है, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा फ्री होके पढ़ा सकता हूँ। तो दो पर्सन्स मिलकर वन हैंडशेक करते हैं। हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इस पार्टी में टोटल n पर्सन्स हैं। तो बेटा एक बात बताओ, इस पार्टी में अगर n पर्सन्स हैं, n पर्सन्स, और हमें पता है कि दो पर्सन्स मिलकर टू एट अ टाइम विल मेक वन हैंडशेक, सो n पर्सन्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो पर्सन एक हैंडशेक बनाते हैं। तो देर आर n पर्सन बट टू पर्सन्स विल मेक वन हैंडशेक, दैट्स व्हाई n person will make NC2 handshakes.
है ना। अगर 2 पर्सन मिलके 1 हैंडशेक बनाते हैं तो n पर्सन, देयर आर n पर्सन, सो हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर, nc2 हैंडशेक्स विल बी देयर, एंड टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक अगर इतना होगा तो वो 210 के इक्वल होगा, और 210 के अगर इक्वल है तो इसको लिखूंगा मैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान से देखना, और ये है 210। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, मैं इसको ना उस पेज में सॉल्व करूंगा यहां पे, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। तो जब मैं यहां पे nc2 लिखता हूं, जब मैं यहां पे लिखता हूं nc2 इक्वल टू 210, और मैं लिखता हूं यहां पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 210, ठीक है। तो कैन आई राइट n फैक्टोरियल एज n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n, और यहां पे आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई को 210 इंटू 2 रख देता हूं, ठीक है। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट हो गया तो यहां बचा n माइनस 1 इंटू n। अच्छा एक बात बताओ, 210, ठीक है, इंटू 2, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, समझना मेरी बात को, इसको सॉल्व करूं तो n इंटू n होगा n स्क्वायर, ठीक, n इंटू 1 होगा माइनस n, 210 इंटू 2 होगा 420, 420 अगर उधर गया तो माइनस 420 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, आ जाएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुम सॉल्व कर लेते हो तो n की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हें अपने आप आंसर आएगा। लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों सॉल्व करें, जब यहां पे देख के मुझे समझ में आ रहा है कि n माइनस 1 मल्टीप्लाई n, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, यहां पे, हाँ, जिससे एक छोटा नंबर यहां पे हो और इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे इस तरफ मिले। इसका मतलब ये हुआ 2 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट मुझे यहां चाहिए, 2 लगातार दी हुई संख्याओं का गुणनफल मुझे यहां चाहिए। मतलब एक संख्या यहां अगर हो तो जस्ट उससे छोटी संख्या उससे मल्टीप्लाई होके इधर पूरे वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, उसी को हम n मानेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये n माइनस 1 है और ये n है, तो n माइनस 1 को मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 210 इंटू 20 है। एक चीज बताओ, 2, ये 21 तो है ही, अगर ये वाला 0 मैं स्क्वायर लगा दूं, ये 21 इंटू 10 है, ये 10 इंटू 2 करके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 21 इंटू 20, 21 इंटू 20। अब 21 इंटू 20 को पलट के अगर मैं लिखूं तो 20 मल्टीप्लाई 21 लिख सकता हूं, समझना, 20 मल्टीप्लाई 21। अब तुम इस चीज को देखो तो बेटा, n माइनस 1 और n दोनों का प्रोडक्ट मैंने किया तो मुझे मिला 20 मल्टीप्लाई 21। इसका मतलब अगर ये n मैं मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 21 अगर n है तो 20 क्या होता है, 21 माइनस 1, n माइनस 1, ठीक है। तो इसका मतलब n की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, 21। तो इसका मतलब उस पार्टी में कितने लोग होंगे, तो 21 लोग होंगे, ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में आ गया तो ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी, तुम तुरंत आंसर निकाल पाओगे। अब ये चीज जिनको समझ में आ गया ना, वो इतना क्यों करेगा, उसको तो पता ही है ना कि nc2 इक्वल टू 210 होता है, बाद में 210 में ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, 210 में मल्टीप्लाई हो जाता है 2। अब 210 में जब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि मैं यहीं पे कर सकता हूं 210 में मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेगा n माइनस 1 इंटू n, और ये 210 इंटू 2 मतलब 420। तो जो भी नंबर आएगा ना, मतलब यहां पे जो भी नंबर होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट, और मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, ठीक है, n माइनस 1 इंटू n, इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा कि एक नंबर अगर कोई आया तो दूसरा उससे एक अधिक आएगा, और जो बड़ा वाला नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही बन गया। तो कोई अगर आपसे मुझे कोई अगली बार कोई क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगा, इन अ पार्टी ईच पर्सन शेक्स hand with another person and total number of handshakes were counted to be 210, find the total number of persons attended the party। तो ऐसे कंडीशन में अगली बार से मैं दिमाग थोड़ी लगाऊंगा ज्यादा,
मैं फटाफट यहीं के यहीं सॉल्व करूंगा। 210 है भाई साहब, 210 को मैं कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 420, या तो 420 लिखूंगा, या फिर मुझे यहीं देख के पता चल रहा है कि ये जीरो पटक दूंगा अगर मैं, तो 21 इंटू 20 आएगा, और जो बड़ा वाला नंबर है वही हमारा आंसर होगा। खत्म कहानी। ठीक है, इसी में एग्जाम्पल देखो, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, मान लो कि मैं कहता हूं इन अ पार्टी ईच पर्सन शेक्स हैंड्स विथ अनदर पर्सन एंड टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स वर काउंटेड टू बी 210 के जगह पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स वर काउंटेड टू बी 156 कर देता हूं, 156 कर देता हूं। ठीक है, 156। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी। तो 156 तुमने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स अगर कर दिया, तो अगली बार से मुझे ये सवाल करना है ना, मैं ऐसे करूंगा 156 में मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। समझना मेरी बात को। अच्छा, 156 क्या होता है? ठीक है, वन वेट वेट वेट, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं 156 करूंगा तो गलत हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा आसान करूं, एग्जैक्ट नंबर में लाता हूं। ठीक है, ये होता है 78 करता हूं, 78 ये सही होगा। मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, वर काउंटेड टू बी 78। ठीक है, मुझे बोला कि टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक 78 है, तो मैं जो भी यहां पे आएगा ना 78, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। जो भी टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स है 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 13 को 78 को मैं तोड़ता हूं तो 13 इंटू 6 होता है, 13 छाके 78, ये ऑलरेडी 2 है ही मेरे पास, तो यहां पे 13 इंटू 12 हो गया। देखो तो एक अगर n है तो दूसरा n-1 है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला नंबर है n इक्वल टू 13 मेरा करेक्ट आंसर होगा। इतना सॉल्व करने की जरूरत थी? 13 इंटू 12, 13 बड़ा वाला नंबर, मतलब एक नंबर और उससे एक छोटा नंबर, तो जो बड़ा वाला है वही आंसर है। इसका मतलब टोटल पर्सन्स कितने थे पार्टी में? 13 पर्सन्स थे। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज थी, तुमने यहां पे पटक दी, हो गई बात खत्म। ठीक है, अब समझो आगे। ये तो हो गया जब दो लोग मिलके एक हैंडशेक करते थे। आगे इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और दूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये। ऑन अ न्यू ईयर डे every student of a class sends a card to every other student. The postman delivers 600 cards. How many students are there in the class? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें यहां पे क्या हुआ? को कहा जा रहा है कि एक न्यू ईयर का दिन है, क्लास के हर एक छात्र दूसरे छात्र को कार्ड दे रहे हैं, न्यू ईयर कार्ड, और जब कार्ड पोस्टमैन ने डिलीवर किया तो टोटल 600 कार्ड्स डिलीवर करने पड़े। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, ये है क्वेश्चन। ठीक है, उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे कोई कहेगा ना इसका आंसर बताने के लिए, मैं 2 सेकंड में इसका आंसर बता दूंगा। पता है क्या करूंगा मैं यहां पे 600 को ब्रेक करूंगा 24 इंटू 25 में। तुम सॉल्व करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, 24 इंटू 25, तो ये बड़ा वाला जो नंबर है n25, ये है करेक्ट आंसर। मतलब उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? 25। अच्छा, अब तुम कहोगे मतलब ये नंबर जो ब्रेक हुआ तो ये अगर n है तो ये n-1 में ब्रेक हुआ, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि सर अभी अभी आपने यहां पे बताया था, अभी अभी आपने बताया था कि जो भी नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब आपने यहां भी 2 से किया था, 78 में 2 से मल्टीप्लाई किया था, और तब जाकर आपने जो नंबर आया था 156 उसको ब्रेक किया था n मल्टीप्लाई n-1 में।
लेकिन यहां तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, यहां तो सीधा आपने 600 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 24 और 25 में। ऐसा क्यों? अब समझने वाली बात यही है कि उस सिचुएशन में बेटा आप अगर देखोगे तो इस सिचुएशन में ये x नाम का पर्सन था, उसने अपना एक हाथ आगे दिया, y नाम का पर्सन है, उसने अपना दूसरा हाथ आगे दिया, एक हाथ आगे दिया, तो दो पर्सन ने मिलकर एक हैंडशेक किया, वन हैंडशेक, दो पर्सन ने किया। अब यही चीज अगर तुम यहां पे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक स्टूडेंट ये है, ठीक है, इसने सामने वाले को काट दिया, एक्स स्टूडेंट है, और उसी वक्त दूसरा स्टूडेंट ये है, ठीक है, उसने इसे इसको काट दिया, ठीक है, माने वाई ने, तो एक्स ने वाई को काट दिया तो वाई ने एक्स को भी तो काट दिया ना, क्योंकि सब एक दूसरे को काट दे रहे हैं। एक्स अगर वाई को काट दे रहा है तो वाई एक्स को भी काट दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्स वाई को काट दे रहा है तो वाई एक्स को भी काट दे रहा है। तो मतलब इस सिचुएशन में दो लोग मिलके, ठीक है, दो कार्ड्स एक दूसरे को दे रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं। ये तो मैं दिखा रहा हूं ना तुमको, डिलीवर पोस्टमैन कर रहा है तो भेज रहे हैं। तो एक्स भेज रहा है वाई को तो वाई भेज रहा है एक्स को, मीन्स टू पर्सन्स आर टेकन selected to send two cards। वहां पे टू पर्सन्स वर सेलेक्टेड टू फॉर्म वन हैंडशेक। वहां दो पर्सन मिलकर एक हैंडशेक कर रहे थे, यहां दो पर्सन मिलकर दो कार्ड्स एक दूसरे को दे रहे हैं। अगर मैं किसी को कार्ड दे रहा हूं तो मैं किसी से ले भी तो रहा हूं, तो दो पर्सन मिलकर दो कार्ड्स कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं यहां पे लिखूंगा, सोचना इस चीज को, अगर मैं यहां लिखूंगा तो n मान लो कि उस क्लास में n स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उस क्लास में n स्टूडेंट्स हैं तो nc2 कार्ड्स दिए जाएंगे, nc2 कार्ड्स दिए जाएंगे। लेकिन ये nc2 कार्ड्स जो दिया जाएगा वो तो एक बार जो कार्ड दिया गया वो है, बट सब एक दूसरे को कार्ड देंगे, डबल डबल हो जाएगा ना। ये nc2 कार्ड तो एक ने जब सामने वाले को दिया वो हमने लिया, लेकिन सामने वाला भी तो उतना ही कार्ड दे रहा है ना, सामने वाला भी कार्ड दे रहा है, तो इसका मतलब कार्ड का नंबर डबल हो रहा है ना। तो टू पर्सन्स वहां पे वन हैंडशेक करते थे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक nc2 था। लेकिन यहां पे टू पर्सन्स आर गिविंग टू कार्ड्स, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो डिलीवर होगा nc2, तो वन वे में है ना, जब आपने एक दिया, जब आपने लिया तो 2 इंटू हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू nc2, और टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड्स पोस्टमैन करेगा, ठीक है, डिलीवर, वो 600 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जरा देखो, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 600। अब देखो तो 2 और 2 तो वैसे ही कट गया, तो यहां क्या बचा, n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल था ही, ठीक है, n माइनस 2 फैक्टोरियल था ही, और यहां पे 600, तो ये कट गया, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n इक्वल टू 600 आया। और जब 600 को ब्रेक करोगे, 600 को कैसे ब्रेक करोगे, 6 इंटू 100 कर दो, 600 को 6 को कैसे करोगे, 2 इंटू 3, और 100 क्या होता है, 100 होता है 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 25, ऐसे ही तो होता है। तो इसको तुम ब्रेक करोगे तो कैसे होगा, देखो 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 3 24, और 5 गुना 5 25, तो ये क्या हुआ, n माइनस 1 मल्टीप्लाई n, और 24 और 25, तो अगर n 25 है तो 25 माइनस 1 24, तो कितना हो गया, इसका मतलब उस क्लास में 25 स्टूडेंट थे। तो ये इतना महाभारत करने की कोई जरूरत थी, मैंने तो शुरू में ही बता दिया तुम्हें कि 600 कार्ड्स है, इसको ब्रेक कर लो, 24 और 25 में जो बड़ा नंबर है वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, चलो इस क्लास को अब लंबी क्लास नहीं बनाते हैं, है ना, मतलब ज्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। अभी बहुत कुछ है कॉम्बिनेशन में पढ़ाने को, अगली क्लास में जब मैं आऊंगा, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आगे की फॉर्मूला कैसे बनता है, ये सब फॉर्मूला देख रहे हो ना, लॉजिकल रीजनिंग में कैसे यूज करते हैं। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे डायगोनल के फॉर्मूले बनते हैं, कैसे आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की को काउंट करते हो,
ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे बनेगा, ठीक, कैसे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला कैसे कन्वर्सन होता है, कितने ट्रायंगल्स हम बना सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ आगे और चीजें आएंगी, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस और भी होंगे, ठीक। इसके आगे की जो जो चीजें होंगी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो क्या कहूँ, सेशन में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया है, इन सेशंस को कंप्लीट करो तो मैं तुम लोगों के साथ एक दिन मैं कोशिश करूंगा संडे को लाइव सेशन बनाने की, एक टाइम फिक्स करेंगे और लाइव सेशन में मैं आऊंगा और तुम लोगों से जुड़ा रहूंगा। तब तक के लिए यहाँ पे एक और चीज जो जाने से पहले जरूरी है, जो बच्चा मेरे साथ पढ़ना चाहता है मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, बेटा क्वांट्स जो एप्टीट्यूड है ना, लॉजिकल रीजनिंग, वो इंडिया के किसी भी ऐसे एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे नीट और आईआईटीज वगैरह को छोड़ दो, लगभग हर एग्जाम में है। तो मेरे साथ पढ़ोगे ना तो अलग अलग तरह का भी होगा ना सिलेबस, सब कवर अप हो जाएगा इस एप्टीट्यूड में। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये यूपीएससी सीसैट या पीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, सीडीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, माने यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हो ना जो स्टूडेंट्स हैं, वो तो जुड़ो ही। तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो, ठीक। कैसे कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। अच्छा, जो यूपीएससी सीसैट 2025 की तैयारी करना चाहते हो, इनफैक्ट 26 की भी तैयारी करना चाहते हो, 27 की भी, वो निर्भीक 2.0 फुल सीसैट कोर्स फॉर 2025 नाम से ऑलरेडी इस ऐप पे है, ठीक है। इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मतलब इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूं, ठीक। उससे पहले एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो जानना, वो ये है कि कुमार मैथमेटिक्स या निर्भीक 2.0 को ज्वाइन करने के लिए जो एंड्रॉयड यूजर्स हो ना, एंड्रॉयड वाले, उनको सीधा गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को। लेकिन जो iOS यूजर्स हो, आईफोन वगैरह रखे हुए हो, उनको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है। और जब क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करोगे तो उस क्लास प्लस ऐप में जाने के बाद मेरा ORG कोड दोगे, ORG कोड, और मेरा ORG कोड है यहां पे UOPDV, याद रखना। मैं तुम्हें दिखा देता हूं, समझ जाओगे, बहुत इजी है। 2 मिनट का समय लगता है। बाद में मुझे बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर पता नहीं चलता है, पता नहीं, ऐसे कैसे पता नहीं चलता है, आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हो, है ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, सभी बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। देखो, कोई सा भी मेरे उसमें घुसो, ठीक है, जैसे मान लो इसी में चले आए, मेरी वीडियो में चले गए, ठीक है। अब इस वीडियो में गए, इसमें जाते ही तुम देखोगे डिस्क्रिप्शन में गए, मोर पे क्लिक किया, सब लिखा हुआ है कि एंड्रॉयड वाले जो बच्चे हैं वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, iOS वाले बच्चे क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करोगे और मेरा ORG कोड UOPDV डालोगे कि कुमार मैथमेटिक्स ऐप चलने लगेगा। कुमार मैथमेटिक्स ऐप का लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, सीधा देखो तुमको लेकर चला आया कहां पे, गूगल प्ले स्टोर पे। किसी को निर्भीक 2.0 ज्वाइन करना है, निर्भीक 2.0 पे क्लिक करो, सीधा देखो तुमको निर्भीक 2.0 कोर्स पे लेकर चला आया है। बहुत ही झकास और धांसू कोर्स है बच्चे, सारा डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो अवेलेबिलिटी चाहिए ना आपको, सब यहां पे आपको अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये जो कोर्स है, इसमें अगर आपको दिख रहा है ना तो देख लीजिए, निर्भीक 2.0, इस कोर्स में लाइव सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशंस में के बाद इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपको अवेलेबल हो मिलेंगी, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज। अच्छा, लाइव डाउट सेशंस रखते हैं हम कि रिकॉर्डेड अगर आपने देख लिया,
उसके बाद आपको लाइव डाउट सेशंस आपको मिल गया तो आपका काम हो गया ना। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं उसमें से भी अगर आपको क्वेश्चंस है तो हम उनको भी करेंगे। तो मेरी पूरी तरह से मेरी आप पे नजर रहती है, तो तैयारी करो, कोई भी दिक्कत होती है आई एम हियर। तो एडमिशन ओपन है ऑलरेडी। सी सैट, जो सी सैट के बच्चे हो वो तो ज्वाइन करो ही, यूपीएससी सी सैट या पीसीएस के जो बच्चे हो वो तो ज्वाइन करोगे ही, ठीक है। साथ ही साथ अगर सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, अगर डिफेंस में कोई एफकेट की भी तैयारी कर रहा है या फिर कोई और एग्जाम्स हो एसएससी वगैरह, तो इस कोर्स में कवर होगा, ठीक है। एडवांस्ड पूरा कवर नहीं होगा एडवांस्ड मैथ्स, तो एडवांस्ड मैथ्स के लिए मैं अलग कोर्स में डाल दूंगा तुम्हें, लेकिन जो अर्थमेटिक्स क्वांट्स और रीजनिंग का पार्ट है वो इस कोर्स में कवर अप हो जाता है। चलो गाइस, अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ बताना बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम खुद ही समझदार हो, कितनी बातें मैं तुमसे करूंगा, ठीक है। अगले सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की क्लास में। मज़ा आएगा जब मिल बैठेंगे हम सब यार, ठीक है। बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।